मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में अपने बीए पार्ट फर्स्ट के समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है प्राथमिक समूह। कल हमने पढ़ा था सामाजिक समूह क्या है, तो उसका अर्थ बता दिया था, परिभाषा बता दी थी, विशेषताएं बता दी थी, प्रकार बता दिए थे, है ना। तो उन प्रकारों में एक प्रकार आपके समक्ष आया था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्राथमिक समूह के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राथमिक समूह का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स कूले नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने 1909 में अपनी कृति सामाजिक संगठन में प्राथमिक समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? चार्ल्स कूले। उन्होंने कब किया है? 1909 में। किस में किया है? उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सामाजिक संगठन में किया है। ठीक है। इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक प्रारंभिक समाजशास्त्र में द्वितीयक समूह का भी उल्लेख किया है। इस तरह से ये दोनों हो जाते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। कूले की प्राथमिक समूह की अवधारणा टॉनीज द्वारा प्रतिपादित जैमन सेफ्ट तथा गैसेल सेफ्ट की अवधारणा के बहुत निकट है। अब आगे देखते हैं। मानव के जीवन में स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि भाव महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन भावों के विकास में प्राथमिक समूह की अहम और मुख्य भूमिका होती है। ऐसे गुणों के कारण समाज के संगठन को स्थायित्व मिलता है। मानव जब जन्म लेता है तो उसका रूप पूर्णतः जैविक होता है। तब वो ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, वो सिर्फ जैविक प्राणी होता है। सर्वप्रथम वह परिवार के संपर्क में आता है तथा परिवार उसे सामाजिक प्राणी बनाता है। चूंकि परिवार मनुष्य के जीवन में प्रथम या प्राथमिक है, इसलिए परिवार को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह से अभिप्राय उन समूहों से होता है जिनमें प्रत्यक्ष, अनौपचारिक, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो अब आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं कि प्राथमिक समूह कौन से होते हैं, प्राथमिक समूह का अभिप्राय क्या है। तो प्राथमिक समूह से अभिप्राय उन समूहों से है जिनमें प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं और प्राथमिक संबंध होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्राथमिक समूह की परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। चार्ल्स कूले की ही परिभाषा को हम आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी परिभाषा के बिना प्राथमिक समूह कभी भी पूरा नहीं होता है। चार्ल्स कूले के शब्दों में प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। यानी आमने सामने के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, और वह भी मुख्यतः इस अर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव व आदर्शों के निर्माण में वे मूलभूत होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से इन घनिष्ठ संबंधों का परिणाम सभी व्यक्तियों का एक सामान्य संपूर्णता में इस प्रकार मिल जाना है कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ही व्यक्ति के विचार और उद्देश्य संपूर्ण समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाते हैं। इस संपूर्णता की अभिव्यक्ति करने के लिए संभवतः सबसे सरल ढंग यह है कि इसे हम शब्द द्वारा संबोधित करें। इस संपूर्णता में इस प्रकार की सहानुभूति व पारस्परिक एकरूपता की भावना पाई जाती है
जिनके लिए हम एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है। ये परिभाषा चार्ल्स कूले की है, लंबी है, बहुत बड़ी है आपके हिसाब से, लेकिन सरल है, स्पष्ट है और आपके लिए ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए इसे टुकड़े कर करके, एक एक सेंटेंस अलग कर करके आपको इसे समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कूले की परिभाषा प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताओं का बोध कराती है। यानी इस परिभाषा को आप सेंटेंस वाइज अलग अलग कर लें तो सारी विशेषताएं निकल आएंगी किसकी, प्राथमिक समूह की, और सबको जोड़ दें तो ही चार्ल्स कूले की परिभाषा बन जाएगी। समझ आ गया? तो अगर आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए अलग से विशेषताएं याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही इसका प्लस पॉइंट है कि इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो परिभाषा प्लस विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। उन्होंने प्राथमिक समूह को एक ऐसा समूह माना है जिसके सदस्यों के मध्य आमने सामने के संबंध होते हैं। तो ये विशेषता भी है ना। आमने सामने के संबंधों के कारण सदस्य परस्पर घनिष्ठ संबंधों में बंधे होते हैं। ये समूह मनुष्य के सामाजिक स्वभाव बनाने में तथा उनके जीवन में आदर्शों का निर्माण करने में बहुत प्राथमिक होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार हमने आपको सबसे पहले बताया है। परिवार ही है जिसमें व्यक्ति के आमने सामने के संबंध भी होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध भी होते हैं, सहयोग वाले संबंध भी होते हैं, और परिवार ही वो संस्था है, परिवार ही वो समिति है जो एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने में बहुत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि परिवार से ही व्यक्ति भाषा सीखेगा, परिवार से खाने पीने का ढंग सीखेगा, व्यवहार के ढंग सीखेगा, आचार विचार सीखेगा, और परिवार में ही उसके अंदर संस्कार डाले जाते हैं। उसका पूरा सामाजिकरण की जो प्रथम सीढ़ी है वो परिवार में ही निर्मित होती है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया कूले की परिभाषा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परिवार के साथ साथ प्राथमिक समूह के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे खेल के साथी हैं, क्रीड़ा समूह हैं, पड़ोस है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब सीधे आपको लेके चलते हैं प्राथमिक समूह की प्रकृति या विशेषताओं पर। प्राथमिक समूहों की बाह्य विशेषताएं या भौतिक दशाएं क्या क्या हैं? तो डेविस ने ये बताया है प्राथमिक समूह की कुछ की प्रकृति को 3 पहलुओं के संदर्भ में स्पष्ट किया है। पहला, प्राथमिक समूहों की बाह्य विशेषताएं या भौतिक दशाएं। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे शारीरिक समीपता, सीमित आकार और संबंधों की लंबी अवधि। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। शारीरिक समीपता भी होगी प्राथमिक समूहों में, आमने सामने के संबंध हैं, शारीरिक समीपता है, तो आमने सामने के संबंध को ही उन्होंने शारीरिक समीपता का नाम दिया है। दूसरा देखते हैं सीमित आकार। प्राथमिक समूह के आकार छोटे होते हैं, सीमित होते हैं, है ना। सदस्यों की कम संख्या के कारण ही सदस्यों में घनिष्ठता होती है और आमने सामने के संबंध होते हैं। तीसरी बात देखिए, संबंधों की लंबी अवधि। संबंधों की घनिष्ठता पर्याप्त रूप से उनकी अवधि पर निर्भर करती है। संबंधों की अवधि जितनी लंबी होती है, संबंध उतने ही घनिष्ठ होते हैं। प्राथमिक समूह में स्थिरता पाई जाती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला यह कि सभी सदस्य एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं, जिससे संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं और स्थायी होते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा है प्राथमिक संबंधों की प्रकृति। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। एक तो लक्ष्यों की सादृश्यता अर्थात आइडेंटिटी ऑफ एंड्स। दूसरा, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, स्वयं साध्य होते हैं। अभी तीसरा देखिए, संबंध व्यक्तिगत होते हैं, संबंध सर्वांगीण होता है ना। तो ये चीज़ें, और संबंध स्वजात होता है। आगे चलिए, तो अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ आपको। लक्ष्यों में सादृश्यता। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस घनिष्ठता का मुख्य आधार सदस्यों के लक्ष्यों या उद्देश्यों में समानता है। प्रत्येक सदस्य यह प्रयत्न करता है कि वो अपने लक्ष्यों या हितों को पूरा करने हेतु किसी दूसरे के हितों की अवहेलना न करे।
दूसरा देखिए, संबंध स्वयं साध्य हैं। प्राथमिक समूह में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उनमें किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की भावना निहित नहीं होती है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक समूह के समूह में संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं, अपितु संबंध ही अंतिम लक्ष्य होता है। संबंध व्यक्तिगत होता है, इसमें ये भी एक बात है। प्राथमिक समूह में सदस्य एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, इसी कारण संबंधों में आडंबर या दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई स्थान होता है। ठीक है। चौथा देखिए, इसमें संबंध सर्वांगीण होते हैं। प्राथमिक समूह के कार्यों में हर एक सदस्य संपूर्ण हृदय या इच्छा से भाग लेता है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, पहचानते हैं, अतएव सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति जागरूक भी होते हैं। अब पांचवा देखते हैं हम इसमें, संबंध स्वजात होता है। प्राथमिक समूह से संबंधों का विकास स्वतः होता है। प्रत्येक सदस्य के साथ दूसरे सदस्य का जो संबंध होता है उसका आधार स्वयं की इच्छा होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वजात। ठीक है। अब तीसरी विधि देखते हैं, तीसरी प्रकृति या विशेषता, मूर्त समूह या तथा प्राथमिक संबंध। किंग्सले डेविस का कहना है कि प्राथमिक समूहों की जिन बाहरी अथवा भौतिक दशाओं तथा प्राथमिक संबंधों के जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे सभी अनिवार्य रूप से मूर्त रूप में विद्यमान नहीं होते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो डेविस ने प्राथमिक समूहों की विवेचना आदर्श प्रारूप के रूप में की है, अतः यह अनिवार्य नहीं है कि सभी विशेषताएं वास्तविक समूहों में पाई जाती हों। कई बार लघु समूहों में भी प्रेम और घनिष्ठता के स्थान पर घृणा और संघर्ष जैसी विशेषताएं होती हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण आपको इस समय मिल जाएंगे, है ना। जब जो विघटित परिवार हैं, तलाकशुदा परिवार हैं, वो उसी के उदाहरण हैं। बहुत प्राथमिक संबंध होते हुए भी वहाँ पर इस तरह की दरारें और घृणा वाले संबंध आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, और हम आपको बताते हैं प्राथमिक समूहों का महत्व कितना है। प्राथमिक समूहों का सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लैंडिस ने इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राथमिक समूहों से व्यक्ति में सहिष्णुता, दया, प्रेम, उदारता की मनोवृत्ति जन्म लेती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो परिवार में ही यानी प्राथमिक समूहों में ही देखता है। यह उदारता व्यक्ति में प्रत्यक्ष शिक्षण की अपेक्षा अनुकरण तथा समूह की मनोवृत्तियों को सीखने से मिलती है। परिवार में जैसा होता बच्चा सीखता जाता अनुकरण के माध्यम से। यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष शिक्षण भी होता है, पर इसके मुख्य लक्षण पारस्परिक ध्यान और स्नेह से जुड़े होते हैं। दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रेम और सहानुभूति की भावना प्रतियोगिता एवं स्वयं के स्वार्थ से ऊपर होती है। दुख के समय पारिवारिक सहायता उपयुक्त रूप से दी जाती है। समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं और अनुपस्थित सदस्य के बारे में रुचि लेते हैं और उनके लिए चिंतित होते हैं। निसंदेह मनुष्य प्राथमिक समूहों के कारण ही समाज के योग्य बनता है। यदि प्राथमिक समूह मानव जीवन में उपस्थित न होते तो वह समाज में उपयुक्त नहीं बन सकेगा, वह सामाजिक प्राणी ही नहीं बन पाएगा। मनुष्य को अपने जीवन काल में किसी न किसी प्राथमिक समूह का सदस्य बनना ही पड़ता है। प्राथमिक समूह ही मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किम्बल यंग ने प्राथमिक समूह की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधि है। संभवतः यह उतना प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। प्राथमिक समूहों में व्यक्तित्व का विकास होता है। वह इनसे अपनी प्रथाओं, परंपराओं और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मैकाइवर और पेज का कहना है कि हम सबसे पहले प्राथमिक समूह की सामाजिक भावनाओं को सृजनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। हमारी सामाजिक रूढ़ियों तथा परंपराओं का जन्म भी इन्हीं समूहों में होता है। कूले के शब्दों में देखिए, प्राथमिक समूहों द्वारा पाशविक प्रेरणाओं का मानवीकरण किया जाना ही संभवतः इनके द्वारा की जाने वाली प्रमुख सेवा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य के अंतर्मन में पाशविक प्रेरणाएं हुआ करती हैं और इन्हीं प्रेरणाओं पर
प्राथमिक समूह विजय पाना सिखाता है तथा स्नेह, त्याग, प्रेम आदि भावों को उत्पन्न करता है। संक्षेप में प्राथमिक समूहों के महत्व को आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ। 5 पॉइंट हैं जो चार्ल्स कूले ने बताए हैं। पहला देखिए, प्राथमिक समूह मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जन्म लेने के पश्चात ही इन समूहों का प्रभाव इन बच्चे पर पड़ने लगता है। जीवन भर व्यक्ति का व्यवहार इन समूहों द्वारा प्रभावित होता रहता है। प्राथमिक समूह सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण है। H.E. बार्न्स का कथन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास में प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के सामाजिकरण, स्थापित संस्थाओं से एकीकरण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है। व्यक्ति सहानुभूति तथा त्याग की भावना का कारण प्राथमिक समूह के नियमों को तोड़ नहीं पाता है। चौथा देखिए, प्राथमिक समूह में हमें उचित अनुचित का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये सामूहिक मान्यताओं के अनुरूप व्यक्तित्व की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार अपने सदस्यों को सामान्यतः समाज में उचित व्यवहार करना सिखाता है। प्राथमिक समूह इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जिनमें व्यक्ति को भावात्मक सुरक्षा मिलती है। ब्रूम का कहना है, प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के मध्य सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राथमिक समूहों की सहायता से व्यक्ति को भावात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो इस तरह आज मैंने आपको बताया प्राथमिक समूहों का अर्थ, प्राथमिक समूह की विशेषताएं, प्राथमिक समूह की प्रकृति, प्राथमिक समूह की परिभाषाएं और प्राथमिक समूह का महत्व। ये सारी बातों पर आज हमने चर्चा की है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कॉल करके मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।